मेरा नाम आरती है और मेरी उम्र 28 साल है। मैं अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। हम 2 बहनें हैं, छोटी पूजा और मैं, और 2 भाई। मेरी कहानी की शुरुआत मेरे पिताजी मोहनलाल जी की दुनिया से होती है। वह एक छोटे से कस्बे वर्तिका नगर की एक पुरानी फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल पर स्थित छोटे से फ्लैट में अपनी छोटी मगर प्यार भरी दुनिया को संभाले हुए थे। मोहनलाल जी उसी फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करते थे। उनके हाथों की लकीरें पसीने और अथक परिश्रम की गवाही देती थीं। हमारा घर उस छोटी सी छत के नीचे प्यार और खुशी का एक संपूर्ण संसार था। हर शाम जब पिताजी फैक्ट्री से लौटते, उनके चेहरे की थकान बच्चों की किलकारियों और मेरी माँ शारदा देवी के हाथों के बने सादे मगर स्वादिष्ट खाने की खुशबू से दूर हो जाती थी। जीवन सामान्य गति से एक धीमी धारा की तरह बह रहा था। हर दिन सुकून और एक दूसरे के सहारे से गुजर रहा था। पिताजी का प्यार हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी छांव था, एक ऐसी छांव जिसका साया हमें दुनिया की तपिश से सुरक्षित रखता था। जीवन के इस सादे प्रवाह में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वह दिन प्रलय से कम न था। अचानक एक दिन मेरे पिताजी की तबीयत इतनी बिगड़ी कि संभलने का मौका ही न मिला और वह हमें नश्वर संसार का गम देकर देवलोक से धार गए। उनके अंतिम श्वास के साथ ही हमारे सिर से वह अमूल्य छांव उठ गई जिसके नीचे हम सुरक्षित थे। मेरे परिवार के लिए यह सिर्फ एक क्षति नहीं थी, बल्कि एक भूकंप था जिसने हमारी दुनिया की नींव हिला दी। मेरी माताजी शारदा देवी का सारा अस्तित्व गम और बेबसी के बोझ तले दब गया। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 23 वर्ष थी और अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के नाते सदमे की गर्म राख ने तुरंत ही मेरी आंखें खोल दी। मेरे दिल में पिताजी के आदर्शों और उनके परिवार के लिए प्यार की एक नई अग्नि प्रज्वलित हो उठी। ये कड़वी सच्चाई मेरा धर्म बन गई कि अब छोटे भाई बहनों को 2 वक्त की रोटी देना और अपनी माताजी को किसी के सामने हाथ फैलाने की जिल्लत से बचाना मेरा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। मैंने तय कर लिया कि मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगी। मैं पढ़ाई में हमेशा मेधावी रही थी और पिताजी की मेहनत की कमाई ने मुझे BA अच्छे अंकों से पास करने का अवसर दिया था। 1 साल का वक्त पिताजी के गम से उभरने, माँ और भाई बहनों को साहस देने और परिवार को फिर से मजबूत करने में लगा। मुझे उन्हें सिर्फ गुजारा नहीं देना था, बल्कि उन्हें फिर से सिर उठाकर जीने के काबिल बनाना था, ताकि फैक्ट्री की उस छोटी सी छत के नीचे बिखरे हुए सपनों को संवारा जा सके। हमारे परिवार का एकमात्र सहारा मेरे पिताजी के नाम की पैतृक जमीन थी, जो हमारे गांव में थी। ये जमीन एक स्वप्न के रूप में हमारी आंखों के सामने थी। इसे बेचकर कुछ पैसों से वर्तिका नगर के आसपास एक छोटा सा घर ले लेना और बाकी रकम को किसी सुरक्षित निवेश जैसे फिक्स डिपॉजिट में डालकर भविष्य को सुरक्षित बनाना। माँ के कहने पर, जिनकी आंखों में अब भी वह पुराना सुकून और संतुष्टि लौट आने की आशा थी, मैंने अपने बड़े ताऊजी हर्षवर्धन से बात करने का फैसला किया। ताऊजी परिवार के बुजुर्ग थे और जमीन कानूनी तौर पर मेरे नाम हस्तांतरित होने की कार्यवाही उनके हाथ में थी। मेरे लहजे में आदर था, मगर मेरी नजरों में मेरे परिवार का अधिकार था। लेकिन हर्षवर्धन जी की नीयत साफ नहीं थी। उनका चेहरा एक पल में ही बदल गया और उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया। उनके शब्दों में जहर भरा हुआ था। आरती, तुम अभी बहुत कम उम्र की हो और इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। उनके इनकार के पीछे साफ झलक रहा था कि वह हमें इस जमीन के जरिए हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और हम पर एहसान का बोझ डालकर सारी उम्र अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। उनका यह वाक्य, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मदद मांग सकती हो, किसी एहसान से ज्यादा शक्ति का प्रदर्शन था। मैं शुरू से ही अपने आत्मसम्मान की पक्की थी। मुझे किसी की गुलामी हरगिज मंजूर नहीं थी। मेरे अंदर का गुस्सा एक तेज धार की तरह उठा। क्रोध में आकर मैंने तुरंत उनकी यह एहसान भरी पेशकश ठुकरा दी और साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वह जमीन का टुकड़ा वह अपने साथ चिता में ले जाए। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे इस कड़वे फैसले पर मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा। उनकी मजबूरी भरी आंखों में भय था। जब इंसान मजबूर हो तो उसे अपना सिर झुका देना चाहिए, मगर मैं अपनी जिद और आत्मसम्मान पर कायम रही। मैंने माँ का हाथ थामा और उन्हें हौसला दिया। मेरे शब्दों में पिताजी का विश्वास गूंज रहा था। माँ, जब भगवान हमारे साथ हैं, तो हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता और मैं जल्द ही कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। माँ की मायूसी ने एक ठंडी आह भरी और उन्होंने कहा कि नौकरी के लिए तो अनुभव चाहिए होता है और मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। ये एक सच्चाई थी, मगर मैं हार मानने वाली नहीं थी। मैंने माँ के शक को गलत साबित करने के लिए कमर कस ली। अब नौकरी की तलाश सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि ताऊजी के इनकार का जवाब बन गई थी। मैं एक सीधी सादी लड़की थी जिसे फैशन का कोई शौक नहीं था। मेरे पहनावे में सादगी और मेरे हाव भाव में गरिमा थी, मगर इसने मुझे एक ऐसे समाज में एक अजीब नजरों से देखी जाने वाली हस्ती बना दिया जहां औरतों का बाहर निकलकर काम करना आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। मगर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी कि समाज मेरे बारे में क्या सोचता है।
मेरे लिए मेरा परिवार और उनकी इज्जत सबसे अहम थी। करीब एक हफ्ता यूं ही गुजर गया। मैंने सारे अखबार छान मारे, विज्ञापनों पर निशान लगाए, मगर नौकरी का दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। मेरी एक दोस्त प्रीति, जो मेरे हर सुख दुख की साथी थी, उसने कहा कि वह अपनी कजन से बात करेगी जो एक अच्छी कंपनी में काम करती है। मैंने उसका धन्यवाद किया और एक नई उम्मीद के साथ इंतजार करने लगी। कुछ दिन बाद प्रीति ने मुझे एक पता दिया और मैं शहर की एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में इंटरव्यू देने चली गई। मेरे होने वाले बॉस का नाम शशिकांत था। दफ्तर के बाहर इंटरव्यू के लिए लड़कियों की एक लंबी कतार लगी हुई थी। मैं भी इस कतार का हिस्सा बन गई और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। कतार में ज्यादातर लड़कियां मॉडर्न और फैशनेबल थीं। उनके कीमती कपड़े और श्रृंगार उनके वर्ग की निशानी थे। उनके बीच मेरा सादगी भरा पहनावा और हाव भाव बहुत छोटा लग रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन और बेचैनी थी कि मैं बॉस के मानदंड पर खरी उतरूंगी या नहीं। मेरी बारी आई और मैं बॉस के आलीशान केबिन में दाखिल हुई। बॉस शशिकांत एक उच्च वर्ग का व्यक्ति था। उसके बैठने के ढंग और उसकी आंखों की चमक में अहंकार और धन का प्रदर्शन था। उसने मुझे बैठने का इशारा किया। मैंने अपनी फाइल उसके सामने रखी। मेरा शैक्षणिक रिकॉर्ड तो अच्छा था, मगर अनुभव बिल्कुल नहीं था। बॉस ने इस बात का जिक्र किया, मगर उसकी नजरें मेरी फाइलों से ज्यादा मेरी सादगी भरी ड्रेसिंग, पहनावे को देखती रहीं, जैसे वह सोच रहा हो कि मैं इस कंपनी के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। कुछ देर बाद मेरी हैरानी की इंतहा न रही जब बॉस ने मुझे एक असिस्टेंट की जॉब की पेशकश की। एक ऐसी पोजीशन जिसके लाइट वह इतनी मॉडर्न लड़कियों को नजरअंदाज कर रहा था। मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, जो मेरे ख्याल में सिर्फ बॉस के निजी कामों तक सीमित था। मगर बॉस ने मुझे 40,000 रुपये की तनख्वाह का लालच दिया, जो उस दौर में एक बड़ी रकम थी। घर के हालात की मजबूरी में और इस बड़ी तनख्वाह को देखकर मैं मान गई। बॉस ने मुझे अगले ही दिन से काम पर आने को कहा। घर आकर मैंने माँ को नौकरी मिलने की खुशखबरी सुनाई। जब मैंने 40,000 की तनख्वाह बताई तो वह बहुत खुश हुई। उनके चेहरे पर एक लंबे अरसे बाद संतोष की मुस्कुराहट थी और वह मेरी किस्मत पर रश्क करने लगी। मगर मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि मेरी नौकरी पर्सनल असिस्टेंट की है, वरना वह मुझे कभी इसकी अनुमति न देती। मैं जानती थी कि इस नौकरी में कुछ असामान्य है, मगर अब मैं इस मजबूरी के जाल में फंस चुकी थी। अगले दिन मैं दफ्तर पहुंची। बॉस ने मुझे कुछ फाइलें पढ़ने को दी, जिनमें कंपनी के प्रोजेक्ट्स की जानकारी थी। मैंने जल्दी से फाइलें पढ़कर वापस की। जैसे ही मैं बॉस के दफ्तर में दाखिल हुई, एक लड़की रोती हुई तेजी से बाहर निकली। उसके चेहरे पर भय और शर्मिंदगी का मिला जुला भाव था। मुझे हैरानी हुई और बॉस का मूड भी बिगड़ा हुआ था। इस माहौल में बॉस ने मुंह से चाय बनाने को कहा। मैं जानती थी कि मेरा काम सिर्फ फाइलें पढ़ना नहीं था, मगर चूंकि घर के हालात बेहतर हो चुके थे और मुझे एडवांस तनख्वाह का लालच भी था, मैं चुपचाप बॉस का हर हुक्म मानती थी ताकि उसे मुझसे कोई शिकायत न हो। अभी मैं नई नौकरी की मुश्किलों से निकल ही रही थी कि उसी दिन फैक्ट्री के मालिक ने हमें मकान खाली करने का नोटिस दे दिया। ये खबर मेरे लिए एक नई आफत थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि किराए पर कोई दूसरा मकान ले सकूं। काफी सोच विचार के बाद मैंने एक हल निकाला। मैं बॉस के पास गई और एडवांस तनख्वाह की विनती की। बॉस पहले तो सोचने लगा, फिर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ मुझे एडवांस दे दिया और साथ ही एक शर्त रखी, अब तुम कम से कम 1 महीना नौकरी छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने उनका धन्यवाद किया। उसी पल मैंने नोट किया कि बॉस मुझ में असामान्य रुचि लेने लगे थे। एक दिन मुझे काम खत्म करते करते बहुत देर हो गई। वर्तिका नगर की सड़कें वीरान हो चुकी थीं। बॉस ने मौके का फायदा उठाया और मुझे घर ड्रॉप करने की पेशकश की। मैंने तुरंत और सख्ती से इनकार कर दिया कि मैं खुद चली जाऊंगी। उसी वक्त बॉस दूसरी कंपनी के मालिक के साथ मीटिंग खत्म करके फौरिग हुए थे। वह व्यक्ति भी पास ही मेज पर कुछ काम कर रहा था। बॉस शशिकांत ने इधर उधर देखा और फिर मेरे साथ बदतमीजी छेड़छाड़ करने की कोशिश की। उसका इरादा बिल्कुल स्पष्ट था। मेरे अंदर का सब्र टूट गया और मेरे पिताजी की दी हुई आत्मसम्मान की भावना जाग उठी। मैं गुस्से में आ गई और अपने ही बॉस पर हाथ उठा दिया। यह एक ऐसा कदम था जिसकी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। दूसरी कंपनी का बॉस, जिसका नाम आदित्य था, वह भी मेरी इस हरकत और शशिकांत की हरकत पर हैरान रह गया। मैं तुरंत दरवाजे की तरफ भागी जब पीछे से आदित्य ने मुझे आवाज दी। मैं मजबूरी में रुक गई। वह मेरे करीब आया। मैंने उसे जाने देने की विनती की और अपनी आवाज में गुस्सा और भय मिलाकर बताया कि वह इंसान शशिकांत मुझे गलत नीयत से देख रहा था, इसलिए मुझे हाथ उठाना पड़ा। आदित्य ने मुझे हौसला दिया और कहा कि मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने एक भेद खोला और बताया कि शशिकांत ऐसा ही इंसान है। वह लड़कियों का इस्तेमाल करता है और फिर छोड़ देता है। मुझे तुरंत वह रोती हुई लड़की याद आ गई
जो ऑफिस से बाहर निकली थी। मुझे आदित्य की बात सच लगी, मगर मैं शशिकांत से एडवांस ले चुकी थी और अब फंस गई थी। आदित्य देखने में काफी शरीफ और अच्छा इंसान लग रहा था। उसकी शख्सियत से एक सादगी और संजीदगी झलक रही थी। उसने कहा कि मैं बिल्कुल भी परेशान न हूं, वह इस समस्या का हल जरूर निकाल लेगा। अब वह मुझे घर छोड़ने की बात करने लगा। मैंने इनकार किया, मगर वह कहने लगा कि रात बहुत हो गई है और वह मुझे अकेले नहीं जाने दे सकता। मैं उसके चरित्र से प्रभावित हो चुकी थी और मुझे उसके साथ जाना पड़ा। उसके पास एक महंगी गाड़ी थी। मैं उसकी बात मान गई और फ्रंट सीट पर बैठ गई। मैं बहुत डरी हुई थी, मगर आदित्य मेरा भय भांप चुका था। अचानक आधे रास्ते में उसने गाड़ी रोक ली। मैं और ज्यादा डर में मुब्तला हो गई कि वह मेरे साथ क्या करने वाला है। मगर चंद लम्हों बाद वह 2 आइसक्रीम लेकर गाड़ी में आया और एक मेरे सामने की। उसने मेरी झिझक को देखा और कहा कि आइसक्रीम खाकर मैं आज की सारी कड़वाहट भूल जाऊं और एक सुनहरी याद को थाम लूं। वह आगे कहने लगा, मुझ जैसा इंसान तुम्हें मिला है, यह एक सुनहरी याद से कम तो नहीं है ना? मैं इस पल पहली बार मुस्कुराई। वह मुझे देखने लगा और मेरी मुस्कुराहट में खो गया। कुछ देर बाद उसने गाड़ी मेरे पुराने फैक्ट्री वाले घर के सामने रोक दी। यह दोस्ती का एक अनूठा और अप्रत्याशित आरंभ था। मैं झिझक रही थी, मगर आदित्य ने जिद की कि वह मेरी माँ से मिलना चाहता है। उसके एहसान के बदले में मुझे उसकी यह बात माननी पड़ी। वह भी मेरे साथ घर में दाखिल हुआ। मेरी माँ शारदा देवी एक अनजान व्यक्ति को देखकर हैरान थीं। मैंने उन्हें बताया कि यह मेरे बॉस की कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आज इन्हीं की वजह से मैं एक बड़ी मुसीबत से बची हूँ। जब आदित्य ने उन्हें प्रणाम किया और मेरे साथ हुई सारी कार्यवाही सुनाई, तो मेरी माँ सकते में आ गईं। उन्हें तो यह भी मालूम नहीं था कि मैं किस प्रकार की नौकरी कर रही हूँ। माँ ने आदित्य के सामने ही मुझसे कहा कि अब मुझे कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है। मैंने इशारे से माँ को चुप रहने को कहा, मगर आदित्य ने माँ से कहा कि वह मुझे एक अच्छी जगह नौकरी दिलवा सकता है और मुझे रोजाना पिक एंड ड्रॉप भी करेगा। मेरी माँ ने फिर भी इनकार कर दिया। वह सही मायनों में मेरे लिए परेशान थी। आदित्य ने उन्हें अपने पर भरोसा करने की विनती की और समझाया कि हर इंसान शशिकांत जैसा नहीं होता। कुछ देर बाद माँ ने इजाजत दे दी और इस तरह आदित्य के माध्यम से मेरी एक और नौकरी लग गई, एक ज्यादा सुरक्षित और गरिमा वाली पोजीशन पर। आदित्य ने अपनी सखावत, उदारता का प्रमाण देते हुए शशिकांत को मेरा एडवांस भी वापस कर दिया। मैं अब उसके एहसान तले दब गई थी। वह अब मुझे घर से पिक करता और हम मिलकर कंपनी जाते थे। लोग हमें एक साथ देखकर हैरान होते थे। उनकी आंखों में उत्सुकता थी और मुझे अपना आप एक अमीर व्यक्ति के साथ देखकर छोटा लगता था। एक बार आदित्य मेरे लिए अपनी माँ के हाथ का हलवा लेकर आया, जो किसी मन्नत व्रत का हलवा था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसकी माँ लोगों के कहने पर मन्नत के हलवे बनाती हैं। वह बहुत धर्मी, पवित्र महिला है। मेरे दिल में इच्छा जागी कि मैं आदित्य की माँ से मिल सकूं। जब मैंने आदित्य से उनकी माँ से मिलने की इच्छा जाहिर की, तो वह पहले परेशान हुआ और फिर बोला कि उसकी माँ सिर्फ उन्हीं से मिलती हैं जो कोई मन्नत या मुराद लेकर उनके पास जाते हैं। दिन ऐसे ही गुजरते रहे और हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझने लगे। आदित्य ने मेरा साथ दिया था और मुझे मुश्किल से निकाला था और मैं भावनात्मक तौर पर उससे जुड़ गई थी। कुछ दिनों के बाद मेरी छोटी बहन पूजा का रिश्ता आया तो मेरी माँ परेशान होने लगी कि अभी तक मेरा कोई रिश्ता नहीं आया और पूजा का रिश्ता आ गया। आदित्य इस रीति के भी सख्त खिलाफ था कि बड़ी बेटी की शादी से पहले छोटी की कर दी जाए, पर मेरी माँ ने रिश्ता पक्का कर दिया क्योंकि हम जैसे गरीब लोगों के घर रिश्ते आना बहुत मुश्किल होता है। लड़के वाले जल्दी शादी चाहते थे, मगर मेरी माँ अपनी बात पर अड़ गई कि पहले मेरा आरती का रिश्ता पक्का होगा, फिर हम दोनों की शादी इकट्ठी होगी। आदित्य ने मेरी परेशानी नोट की और पूछने लगा। मैंने उसे सारा मामला बता दिया। वह भी सोचने लगा और फिर मुझसे कहा कि मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, कल उसके घर मेरा रिश्ता आएगा। मैं हैरान हुई, मगर मुझे समझने में देर न लगी। मैंने आदित्य से कहा कि वह कोई भी ऐसी हरकत न करे जिससे हमारी दोस्ती का खुलूस, पवित्रता बिगड़ जाए। मैं उसे सिर्फ दोस्त मानती हूँ। तो वह कहने लगा कि शादी से दोस्ती में कोई परिवर्तन नहीं आता, बल्कि दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। चूंकि वह अपनी बात पर कायम रहा और अगले ही दिन अपनी मामी के साथ मेरा रिश्ता लेकर आ गया। मेरी माँ खुश थी कि आदित्य की माँ इसलिए नहीं आई क्योंकि वह बहुत धर्मी महिला थी और हर किसी से पर्दा करती थी।
इस तरह आदित्य और मेरी बात पक्की हो गई। आदित्य ने मुझसे कहा कि अब मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी, मगर मैं अपने भाई बहनों और माँ का खर्चा खुद उठाना चाहती थी, इसलिए मैंने नौकरी न छोड़ने का साफ कह दिया। वह समझ गया और उस वक्त कोई बहस न की। कुछ अरसे मेरी और मेरी बहन की शादी की तैयारियां चलती रहीं और उसके बाद हम दोनों की शादी हो गई और हम अपने अपने ससुराल चले गए। मैं आदित्य के साथ काफी खुश थी। वह एक अच्छा दोस्त और एक बेहतरीन पति साबित हुआ, मगर मेरी नौकरी वाली बात उसे अब भी पसंद नहीं थी। वह मुझसे कहने लगा कि वह मेरी माँ और बाकी घर का खर्चा खुद उठाएगा, इसलिए मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मैं अपने पति का मन खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली और नौकरी छोड़ दी। मेरी सास रमा देवी भी मेरे साथ बहुत अच्छी थीं, मगर थोड़ी सी अजीब थीं। वह हर रोज हलवा बनाया करती थीं और लोगों में प्रसाद के तौर पर वितरित करती थीं। लोग मेरी सास के पास मन्नतें लेकर आते थे। निःसंतान व्यक्ति संतान की इच्छा करता। मेरी सास अपनी इस धर्मपरायणता के बावजूद साफ सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थीं। मेरी शादी को कुछ अरसा गुजरा तो सब लोगों ने मेरी सास से पूछना शुरू कर दिया कि वह दादी कब बनेंगी। सास परेशान रहने लगी और मुझे डॉक्टर के पास भेज दिया करती, हालांकि मैं कह चुकी थी कि अगर भगवान को मंजूर होगा तो संतान हो जाएगी। मेरी सास अपनी बात पर अटल थीं और कहने लगीं कि अब वह मेरे लिए मन्नत मांगेगी और एक खास हलवा बनाएंगी जिसे खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी। मैं इस अनावश्यक रस्म और अंधविश्वास के सख्त खिलाफ थी, इसलिए मैंने अपने पति से बात की कि वह अपनी माँ को समझाए, मगर मेरा पति अपनी माँ के खिलाफ कभी नहीं जा सकता था। वह मुझसे कहने लगा कि वह मेरी माँ का खर्चा उठाता है, इसलिए मुझे भी उसकी माँ का ख्याल रखना है और उसकी हर बात माननी है। मैंने खामोशी से सास की बात मान ली और हर रोज सबसे पहले उनके हाथ का वह हलवा खाने लगी। मैंने वह हलवा खाया तो कुछ दिनों बाद मेरा सिर चकराने लगा और तबीयत बिगड़ने लगी। सास ने कहा कि यह मन्नत पूरी होने की निशानी है। सबको यही लगा कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। मेरी सास बहुत खुश हुई और बिना किसी जांच पड़ताल के सबको मिठाई बांटने लगी। आदित्य भी बहुत खुश था और उसे अपनी माँ पर गर्व महसूस हुआ। अब यह हर रोज का नियम था कि मैंने पूरे 9 महीने वह हलवा खाना था, मगर जब मैं हलवा खाती तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगती। मेरी माँ ने कहा कि मैं डॉक्टर के पास जरूर जाऊं, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि आदित्य मना कर चुका था। मेरी हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी और मुझे अपने अंदर वह परिवर्तन महसूस नहीं हो रहे थे जो एक माँ को होने चाहिए। 3 महीने गुजर चुके थे और मुझे अब शक होने लगा। मेरी सास मुझे रसोई किचन के पिछले हिस्से में जाने से रोकती रहती थी। एक दिन जब मैं मौका पाकर उस जगह पहुंची तो मैं हैरान रह गई कि मेरी सास उस हलवे में कच्चा मांस, गोश्त इस्तेमाल करती हैं, वह भी निहायत गैर सफाई के हालात में। मेरा दिल तुरंत यह सोचकर खराब हो गया कि मैं अब तक वह हलवा खाती आई थी। मुझे अंदाजा हुआ कि वह सिर्फ मेरे हलवे में मिलावट करती थी ताकि मेरी तबीयत खराब हो और सबको लगे कि मैं गर्भवती हूँ। मैंने एक तरीका अपनाया। मेरी सास जैसे ही मुझे हलवा देती, मैं उसे अपने पास रख लेती कि कुछ देर बाद खाऊंगी, और जब वह चली जाती तो वह हलवा फेंक देती। इस तरह उन्हें पता न चलता और मैं कुछ दिनों बाद तरोताजा फ्रेश होने लगी। आदित्य ने भी नोट किया कि मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा। उसे मुझ पर शक होने लगा कि शायद मैं हलवा नहीं खा रही। मैं जानती थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मगर सच बोलकर मैं उसे गुस्सा नहीं दिला सकती थी। मैंने उसे समझाया कि डॉक्टरी इलाज बहुत जरूरी है ताकि मालूम हो जाए कि सब कुछ ठीक है। आदित्य ने मुझे डॉक्टर के पास जाने की इजाजत दे दी, मगर उसकी माँ को इस बात का पता न हो। मैंने उसे भी अपने साथ आने को कहा ताकि डॉक्टर जो भी कहे वह खुद सुन ले। वह मेरे साथ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि अभी कोई खुशखबरी नहीं है, जबकि वह हलवे खाकर मेरा पेट, मादे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आदित्य को बहुत बुरा झटका लगा। वह अब मुझसे शर्मिंदा हो गया था। मैंने आदित्य को अब सारी सच्चाई बताई कि कैसे उसकी माँ ने परिवार में नाम बनाने के लिए मुझे मिलावटी हलवा खिलाया ताकि मेरी तबीयत बिगड़े और वह सबको बता दें कि मैं गर्भवती हूँ। आदित्य अब अपनी माँ की तरफ से मुझ से माफी मांगने लगा। मैंने उसे फिर से मना किया कि अपनी माँ से कुछ न कहना, सही वक्त आने पर हम उन्हें अच्छे तरीके से समझाएंगे। एक दिन जब आदित्य ऑफिस गया तो मुझे सूचना मिली कि आदित्य पर किसी ने जानलेवा हमला किया है, जिसकी वजह से वह बुरी तरह जख्मी हालत में अस्पताल में है। मैंने तुरंत यह खबर अपनी सास को सुनाई। मेरी सास की बुरी हालत हो गई। डॉक्टर ने आदित्य की
हालत नाजुक बताई। मैंने धैर्य से काम लिया और अपनी सास को भी ढाढ़स दिया कि वह होश से काम लें। मेरी सास को मेरा यह साहस भरा रवैया बहुत पसंद आया और उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी होने लगी। कुछ देर बाद आदित्य को होश आ गया। मेरी सास ने उसके लिए पूजा नफल मानी हुई थी। वह आदित्य से मिलकर बहुत रोने लगी और उससे माफी मांगने लगी। वह भी हैरान हुआ और अपनी मां से कहा कि उसे सब कुछ पहले से पता था। मेरी सास ने मुझसे भी क्षमा मांगी। मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने उन्हें समझाया कि सब कुछ भगवान के हाथ में होता है और सच्चे दिल से प्रार्थना करने से सब कुछ मिल जाता है। मन्नतें मांगने से कुछ भी हाथ नहीं आता। मेरी सास ने अब यह काम छोड़ दिया था। मुझे शशिकांत पर शक था क्योंकि वही मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक गिर सकता था कि किसी की जान ले ले। कुछ दिनों बाद हमें खबर मिली कि शशिकांत को इस अपराध पर सख्त सजा मिली है। मुझे अपनी किस्मत पर गर्व हुआ कि मैं चालाक इंसान से बच गई थी और भगवान ने आदित्य के रूप में मुझे एक देवता प्रदान किया था। आदित्य अब पहले से बेहतर हो गया था और ऑफिस जाना शुरू कर दिया। मेरी बहन पूजा का बेटा हो गया। मेरी सास ने मुझे अब संतान के लिए परेशान करना बंद कर दिया था, बल्कि वह मुझे दिलासा देती थी कि मुझे भी जरूर मातृत्व मां बनने की खुशी नसीब होगी। कुछ दिनों के बाद आदित्य की कंपनी की पदोन्नति प्रमोशन हो गई तो हम लोगों ने सबकी एक बड़ी दावत रखी। दावत के तुरंत बाद ही मेरी हालत बिगड़ गई और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने हमें खुशखबरी सुनाई तो मैं खुशी से आंसू बहाने लगी। आदित्य को भी मुझ पर टूटकर प्यार आया। मेरा पहले से भी ज्यादा ख्याल रखा जाता था, जिसका परिणाम यह निकला कि कुछ अरसे बाद मैंने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम दिया रखा गया। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। आदित्य की यही इच्छा थी कि उसकी पहली संतान बेटी हो और वह भी हूबहू मेरे जैसी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त हो गई थी और मैं चाहती थी कि अपनी बेटी की ऐसी शिक्षा परवरिश करूं कि वह भी मेरी तरह मजबूत बन सके। मेरे गांव में मेरे पिताजी की जो जमीन मेरे ताऊजी ने हमसे छीनी थी, वह बिल्कुल बंजर हो गई थी और उस पर कोई फसल वगैरह नहीं उग सकी थी। वह मेरे पिताजी की एक निशानी थी जिसे मैं अपने पास रखना चाहती थी और अपनी मां के नाम करवाना चाहती थी। मेरे ताऊजी उस जमीन को बेचने का सोच रहे थे। जब मैंने आदित्य को बताया और अपनी इच्छा रखी तो आदित्य ने मेरी बात मान ली, मगर उन्होंने कहा कि इस जमीन पर हमारा ही हक है तो हम इसे खरीदें क्यों। उन्होंने मेरे ताऊजी पर अदालत में मुकदमा केस करने का फैसला किया। आदित्य ने कहा कि जीत हमेशा धर्म और सच्चाई की होती है। उनकी यह बात सच साबित हुई क्योंकि वह जमीन हमें वापस मिल गई थी। मेरे ताऊजी के हालात खराब होने लगे थे। तब वह मुझसे माफी मांगने लगे और मैंने उन्हें माफ कर दिया। सच्चाई और धर्म हमेशा जीतते हैं। यह कहानी सिर्फ मेरी संघर्ष की नहीं, बल्कि सच्चाई और प्रेम की शक्ति की अभिव्यक्ति है